Hello everyone. So introduction to deep learning. देखिए क्या है मशीन लर्निंग के जैसा मैंने आपसे कहा था प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक ये थे कि मशीन लर्निंग इज नॉट कैपेबल इनफ कि वो आपके पैटर्न्स इन द डेटा हिडन पैटर्न्स इन द डेटा को समझ जाए। वो सिंपल मैथमेटिकल मॉडल्स हैं और जो है उनसे ये काम नहीं हो पाएगा कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को जो है डेटा की कैप्चर कर सके। वैसे मुझे कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना नहीं है, ना ही मुझे वीक मॉडल बनाना है, मुझे एवरेज मॉडल बनाना है। बट द पॉइंट इज कि इतनी कम बातों से ये नहीं चल पाएगा क्योंकि डेटा मेरा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एंड उसमें काफ़ी जो है वो रिलेशनशिप है फीचर्स के बीच में, और मेरा मशीन लर्निंग मॉडल केपेबल नहीं है इस काम को करने में। ओके, तो भाई हमने कहानी अपनी आगे बढ़ाई और ये कहा कि न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। ठीक, तो प्रीवियस क्लास में ही मैं आपको बता चुका हूँ न्यूरल नेटवर्क के बारे में। ओके, लेयर्स हैं, उन पे न्यूरॉन है। न्यूरॉन आर्टिफिशियल न्यूरॉन है और आपस में उनको कनेक्ट कर देंगे, और ये पूरी जो है डीप लर्निंग कहलाएगी, मशीन लर्निंग का सबसेट है। ठीक है, तो भाई बात ये है कि कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल न्यूरॉन से ही उठाया गया है। अपने ब्रेन को इन्होंने रेफरेंस माना और ये सोचा कि भाई सबसे ज़्यादा दिमागदार पूरी दुनिया में तो ह्यूमंस ही हैं, तो इन्हीं का जैसा दिमाग है वैसे ही बनाओ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो बनाया बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए। ऑल राइट, एंड ये जो आप तीन कंपोनेंट देख रहे हैं यही होते हैं इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। ठीक है, हिडन लेयर इंटरमीडिएट लेयर होती हैं जहां पर फंक्शंस होते हैं परफॉर्म। ओके, ऑल द कंप्यूटेशंस आर बीन डन हियर ओनली। ठीक, एंड इनपुट लेयर पे आप इनपुट देंगे, आउटपुट लेयर पे आप आउटपुट जो है वो देंगे। ऑल राइट, ठीक, आई होप सबको लिंक तो पहुंचा ही है मेल पर। ओके, वहीं से आपने कनेक्ट करा है, आई ऑलरेडी डिड मेल। ठीक है, दे दिया था मैंने पहले इन्फॉर्मेशन। क्या एनीवेज, तो इनपुट आउटपुट और हिडन लेयर, ये तीन लेयर आपके पास होती है। कॉमनली यही प्रेजेंट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। अच्छा, एएनएन जो होता है वो सिंपल या छोटा सा न्यूरल नेटवर्क है। अभी तो अगर डीप लर्निंग की बात करें तो आपके पास कई हिडन लेयर होंगी। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो वन इनपुट वन आउटपुट एंड वन हिडन, ऐसा करके एक जो है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनता है, सबसे सिंपलेस्ट। एंड इफ यू इंक्रीज द हिडन लेयर्स, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर न्यू डीप लर्निंग आर्किटेक्चर में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ओके, आपने दिया x1 x2 x3, ऑल राइट, एंड जो है हाँ मल्टी लेयर बोलते हैं। ऑल राइट, तो फिर बाद में इसी को उन्होंने घुमा के मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बोल दिया था। ओके, बताऊंगा मैं वो भी आगे। तो ये आप देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, एएनएन। ओके, वेट एंड द बायस दे रखा है, हर एक न्यूरॉन के पास होगा, और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेंगे। इस तरीके से बनाया गया। ओके, ठीक, ये डीप लर्निंग है जहाँ पर आपके पास मल्टी लेयर होते हैं, यहाँ पर आपके पास सिंगल लेयर होती है। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, एएनएन। तो डीप लर्निंग जनरली दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक सीएनएन और एक आरएनएन। और मैंने आपसे बोला ही था ये इमेज के वास्ते और ये टेक्स्ट के वास्ते या टाइम सीरीज। ठीक है, तो आरएनएन और सीएन इन दोनों का खेल है पूरा। और अब तो खैर हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम GPT-4o लेकर आ गए। ठीक है देवेश, क्या है वो GPT-4o? ओमनी क्या बोलते हैं, यही है? हाँ, तो अच्छा, आज मैं थोड़ा सा हैरान परेशान हुआ इन चीजों को देखकर। स्वाभाविक सी बात है,
होना भी पड़ेगा बीइंग एज अ टीचर। क्यों? क्योंकि देखिए पढ़ा मैं आपको रहा हूँ ये सारी चीजें, और क्योंकि जब आप उनकी कैपेबिलिटी पर ध्यान डालोगे तो उनकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। आप समझिएगा इस बात को, ये बहुत चैलेंजिंग है किसी के लिए भी। और जैसे एक पोस्ट भी मैंने आज मेंशन करा ये बताते हुए कि भाई जिस डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स का तुम कोड करते हो, घंटों लगते हैं, पूरे इंसाइट्स बनाते हो, वो भाई 15 से 20 या 25 सेकंड के अंदर, सेकंड्स के अंदर पूरा कोड करके दे देगा तुम बस डेटा दे दो उसको और बोलो कि मुझे डेटा एनालिसिस करके दे दे इसका, वो सब करके दे देगा आपको 25 सेकेंड्स में। ओके, जिसको आपको आवर्स लग रहे हैं बनाने में। ठीक है, तो आपको जॉब पे कौन रखने वाला है? दैट इज द क्वेश्चन। जो इंडस्ट्री है वो तो सिर्फ एक या दो एक्सपर्ट्स को रखेंगे और बाकी वो बनवा लेंगे उनसे पूरा, और वो एक्सपर्ट्स उसको रिव्यू कर देंगे कि हाँ ये ठीक था, ये प्रॉब्लम थी, ऐसा ऐसा है, तो ये काम हो गया। और उसमें भी बात यह है कि वो ऑडियो भी ले रहा है, वीडियो भी ले रहा है, और टेक्स्ट तो ले ही रहा था, इमेजेस सब पे काम कर रहा है वो। ठीक है, एंड जस्ट लाइक अ फ्रेंड, बीइंग एज अ फ्रेंड, मतलब उस अब उनकी कैपेबिलिटी ये बढ़ा दी गई है कि हमें पता ही ना लगे कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं कि मशीन से बात कर रहे हैं। वो अब इस तरीके से वो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करते चले जा रहे हैं। और हर किसी जो दुनिया में आपके पास मौजूद है वो आप मतलब अब उसको, अब पहले तो इन्हीं वर्जन पे चलता था वेबसाइट पर, अब वो उठा के उसको मोबाइल तक लेकर जा रहे हैं एप्स एप्स के फॉर्मेट में। तो मतलब कल को आगे ऐसा होगा कि भाई तुम तो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, और इंस्टॉल कर लो और यूज करो बस। धीरे धीरे करके शायद कुछ ऐसी टेक्निक क्या बना रहे हैं, कैसे वो इंटरफेस या कैसे एपीआई और कैसे लिंक कर दें। ठीक है, कि अब आपके सामने ये है और आप स्कैन करो या कोई भी चीज़ है, बस सीधे उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको निकल के सामने आ जाएगी। तो कोड बनाना है कोड बनवा लो, कंटेंट बनाना है कंटेंट बनवा लो। ठीक है, उससे जो करवाना है करवा लो आपसे। ठीक है, हम पूरे रिलाय हो गए उस पर। और उनके पास डेटा तो वैसे ही पहले से ही था मासिव काम करने के लिए, बस उनको कलाकारी करना थी, वो उन्हें कर दी। और ठीक है, ये आर्किटेक्चरल चेंजेस हुए हैं। और जो भी करके आपको मैंने लामा का जो आर्किटेक्चर मैंने बताया था मेटा का, कि हाउ दे आर गोइंग, तो अब पहले मैं अभी प्रीवियस क्लास में यही कह रहा था कि पहले होती थी वेपन्स की लड़ाई, फिर स्पेस वॉर्स भी हमने सुना है, अब हम एआई वॉर में चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हो सकता है ओपन एआई कुछ लिया है, कल गूगल कुछ लिया है, परसों मेटा कुछ लिया है। ओके, तो ये ऐसी, और यही ऐसी कंपनीज है जिनके पास मार्केट है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम ऑडिबल? Yes, sir, we can hear you. ओके, तो शायद हो सकता है जॉबिन सर को नहीं सुनाई दे रहा हो। ओके, तो ये कंपनीज हैं, एंड इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास डेटा है, और यही फिर इनके पास इंजीनियर्स हैं काम करने वाले, इनके पास रिसर्चर्स हैं, इनकी टीम है, और ये खेल कर लेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ यार, यहाँ इंडिया में हम क्या कर रहे हैं फिर? बड़ी बात है, क्या हम ये गोरो की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? क्या कब तक चलेगा ये हिसाब किताब ऐसे? और वो बना के दे देंगे और काम यहाँ पर वैसे ही तो। ठीक है, तो स्थिति मतलब ये आने के बाद फिर मेरे को थोड़ा सा जो है शॉकिंग रहा। पहले तो उन्होंने 3.5 दिया, वही बहुत काम निपटा रहा था, फिर 4 लॉन्च कर दिया, वो तो खैर मैंने तक यूज पे आए ही नहीं, मैं 4 पॉइंट तो मैंने देखा ही नहीं, और 4.0 कर दिया उन्होंने, और एडवांस वर्जन कर दिया। अगले मुझे लग रहा है 2-3 महीने में फिर उठा के एक और नया चिपका देंगे। ये चलता रहेगा। सर 4O जो है वो फ्री किया है अभी इन्होंने, हाँ हाँ ताकि और ट्रेन कर सकें उसको। हाँ हाँ, और ट्रेन कर सकें। ठीक है, ये तो वही एक मतलब मान के चलिए। अब तुम इसको अब बताओ हो क्या रहा है, ये अपने प्रोडक्ट लॉन्च करके फिर आपसे डेटा आपका खींच लेंगे, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो वॉट एवर। मतलब ये अंदर क्या कलाकारी चल रही है ये बताते तो नहीं। ठीक है, लेकिन फिर वापस से जो है, और अभी तक क्या वो, अब इंटरनेट पे तो लोगों को एक्सेस करना ही है डेटा, तो यूट्यूब भी जैसा चलता है वैसे ही चलेगा। ठीक है, सब कुछ वैसे ही चलेगा जो चलता था, तो वो तो डेटा मारते रहेंगे वो। ठीक है, और मैंने वही कहा उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास टेक्निक्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, आर्किटेक्चर डिफाइन कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो
ये जो है करते रहेंगे और आगे बढ़ता रहेगा काम। सर वो लोग ने कस्टमाइज कर दिया है जिसमें हमेशा हमारा प्रोफेशन और टास्क पहुंच। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी वट एवर बी द टास्क जो हम एक, चाहे आप एजुकेशनल लेवल पर करते हो चाहे इंडस्ट्री लेवल पर जो आप टास्क करते हो, मोस्ट ऑफ देम तो ये निपटा ही रहा है। ठीक है, और एजुकेशनल लेवल के तो मुझे लग रहा है सारे ही खत्म हो गए। अब तो इंडस्ट्री लेवल पर कुछ अपर टास्क होंगे जो ये नहीं कर पा रहे होंगे, तो उन्हीं की जॉब होगी। क्योंकि एजुकेशन लेवल में इफ आई वुड से कि यार कोडिंग करना है तो वो कर देगा, कंटेंट बनाना है वो बना देगा, प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट सभी तो बना देगा वो। ऑलराइट, तो जब ये सारी चीजें बन रही है, रिसर्च, ठीक है, रिसर्च हो कुछ भी बात है, तो मतलब एकेडमिक लेवल पर तो ये सभी सब कुछ खत्म कर दिया उसने एकेडमिक्स पर। इंडस्ट्री पर यदि कुछ है तो वो भी काफी मतलब जो है हद तक एनालिसिस और ये वो भी कर देगा। हाँ, कुछ अपर बातें ऐसी हों जो शायद नहीं कर पाए, जैसे मॉडल डिप्लॉयमेंट वगैरह हो गया, उसके अंदर बाकी चीजें वो नहीं कर पा रहा, तो आगे देखते हैं धीरे धीरे करके उन चैलेंजेस को भी वो कर देगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसी चीज को लेकर परेशान था कि अब आप लोग की तैयारी कैसी करा जाए इन चैलेंजेस को निपटने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम तो अब हमारे पास यूजर्स बहुत सारे हो जाएंगे, ये जैसी फ्री में लॉन्च हुआ तो बहुत सारे यूज कर रहे हैं। आपके पास आएगा कौन, आपसे बात कौन करेगा? मशीन से ही बात करेंगे अब। ठीक है, तो ये अब जो जानते हैं जो समझते हैं एआई को, वो डेफिनेटली इस बात के लिए हैरान परेशान जरूर होंगे कि छोटी चीज नहीं है ये। और सर मशीन्स की आपस में बात करवाना भी चालू हो गया अब तो। हाँ हाँ, उनकी भी आपस में हो गया, सही है। एआई और स्टार्ट हो गया है। हाँ, कि आपस में मशीन्स इंटरेक्ट कर रही हैं, जो वो भी एक बार वो यहाँ से ह्यूमंस की इंटरेक्शन को प्रॉपर कर लें वो, यानी उनको ये समझ में आ जाए कि किस कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो बस फिर मशीन मशीन इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, कोई इशू नहीं, उसमें बढ़ जाएंगे वो आगे। अभी तो ह्यूमंस का डेटा लेकर उनके इंटरेक्शन से जो है वो बातें चल रही। नहीं सर, एक वीडियो आया है अभी, उसमें दिखाया गया है कि 4O में हम्म कि दो अलग अलग उनको एआई बोट्स को इंटरेक्ट कराया गया एक दूसरे से, हम्म और वो हम्म। बात कर रहे हैं, लाइव बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, बात कर रहे हैं, उसको डिजाइन इस पर्पस के लिए किया गया है। मैं तभी तो करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं हैरान परेशान इसी चीज को देख कर हुआ। ठीक है, ये बात तो बहुत पहले से चलते आ रही थी। जो गॉडफादर ऑफ एआई है उन्होंने बोला था कि भाई मैं हट रहा हूँ इससे, इसकी रिसर्च से हट रहा हूँ, मैं इन सब से हट रहा हूँ, क्योंकि ये खतरनाक, उसने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। ठीक है, ये चैलेंजिंग होगा और ये बात अब बहुत जल्दी निकल के सामने आ रही है, होगा। ठीक है, तो यहाँ अब देखो वर्ल्ड कैसे मूव करता है, आगे क्या होता है। ठीक है, तो हम पूरा रिलाई हो गए, अब अपने खुद की क्रिएटिविटी ना आने के यही होगा कि ये इधर का ये सब पूरा बन बुना के। ठीक है, देखते हैं, अब इसके लिए भी कुछ निकालना पड़ेगा, मैं वही सोच रहा हूँ बीइंग एज अ टीचर क्या करा जाए अब यहाँ पे। खैर एनीवेज, डीप लर्निंग आप देख रहे हैं जैसे CNN है। ऑलराइट, तो अब नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडिया, नई क्रिएटिविटी के साथ आना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो ये टूल नहीं निपटा पाए वो अपन को करना पड़ेगा। ओके, वैसे ही चलेंगे अपन। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो CNN इमेजेस को काम करेगा, RNN टेक्स्ट पे काम करेगा। ओके, तो RNN, फिर LSTM, फिर बाई LSTM, फिर आगे उठा के अपन ने ट्रांसफॉर्मर बना दिए, तो बट, तो GPT, तो वो फिर कहानी बहुत बढ़ गई यार। ठीक है, तो भाई कन्वोल्यूजन न्यूरल नेटवर्क इमेजेस के लिए था, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सिक्वेंशियल डेटा के लिए था। ओके, एंड जो डीप लर्निंग है डेटेड बैक टू 1989, मिस्टर यन एंड हिज कलीग्स प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ CNN दिया था, जिसको लेनेट कहा गया। ओके, तो ये सबसे बेसिक आर्किटेक्चर था इमेजेस के ऊपर डील करने का, जिसको उसने सक्सेसफुली हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन में इस्तेमाल कर लिया उस आर्किटेक्चर को। और जब क्या 4-5 लेयर ही हुआ करती थी। ठीक है, हार्डली बस 5 लेयर्स हुआ करती थी, ऐसे दे दिया उन्होंने और डिजिट रिकॉग्नाइजेशन में सक्सेसफुली कर लिया। एक्चुअली CNN का खास काम 2010 के बाद शुरू हुआ। ठीक है, आफ्टर 2010 एक इमेज यूनिट डेटा जो है, एक बेंचमार्क या रेफरेंस डेटा क्रिएट करा ये प्रोफेसर ली ने, और उसमें उसने 14 मिलियन इमेजेस रखी, बोला कि ये काम करना, इस इमेज को, इस डेटा सेट को मैं बना रहा हूं, अब आगे तुम कोई भी जो है इमेजेस वाला काम करना। ठीक है, कोई भी यदि तुम मॉडल बनाना तो भाई तुम इस पर टेस्ट करना, जिसमें उसने 2,20,000 कैटेगरी रखी थी।
ठीक है, मोर देन 20,000 कैटेगरी, 14 मिलियन इमेजेस का उसने डेटा सेट बनाया। उसमें डॉग था, कैट था, कार था, टेबल चेयर सब थे, बहुत कुछ थे, पर्सन वर्सन सब। तो ये रेफरेंस डेटा सेट आज भी चलता, इसको लॉन्च करा उसने। और एक एक इमेज क्लासिफिकेशन की कंपटीशन लॉन्च लॉन्च कर दी कि भाई मेरे पास ये डेटा है, इतना इतना सारा, और ये मेरे पास इतने सारे इसमें कैटेगरी है, चलो तुम्हारे पास कोई भी एल्गोरिदम और तो लेकर आओ, और फिर अपन देखते हैं कि तुम क्लासिफिकेशन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो भाई 2010 में ये कहानी शुरू हुई। 2012 के अंदर एलेक्सनेट आया जिसमें 8 लेयर थी, तो अपन ने शुरुआत लेनेट से करी, फिर एलेक्सनेट हो गया। इसमें जो है वो आपकी एक्यूरेसी आई, टॉप 5 एक्यूरेसी 85% आई। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ये टॉप 5 एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तो पता है आपको, लेकिन टॉप 5 नहीं पता होगी। ये मुझे पता है कि आपको नहीं पता कि टॉप 5 एक्यूरेसी क्या होती है। देखिए, लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन, बता रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। तो भाई बात यह है, वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई डीप लर्निंग में आपने इमेज और टेक्स्ट दो ब्रांच बना दी। ठीक है, इमेज, अच्छा, मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई वो इमेज में से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी कर रहा है, और उसके ऊपर भी यदि वो रिकमेंडेशन दे रहा है, तो यार मतलब लगभग वो सभी कुछ तो कर रहा है वो मॉडल, फिर बचा क्या। ठीक है, एनीवेज, तो आपका डीप लर्निंग में इमेजेस भी आ गया और टेक्स्ट भी आ गया। ठीक है, इमेजेस की बात कर रहे हैं अपन, तो सीएनएन की बात कर रहे हैं। सीएनएन में लेनेट आया, लेनेट के बाद एलेक्सनेट आया, और इमेज नेट डेटा सेट बना दिया गया। बोला कि चलो तुम्हारे पास जो अलगोरिदम है लेकर आओ, इस पर टेस्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो भाई उन्होंने कहा कि एलेक्सनेट 85% की एक्यूरेसी लेकर आया टॉप 5। टॉप 5 का मतलब क्या होता है, देखिए मैं समझा रहा हूं। आपके पास उसने कहा इमेजनेट में 20,000 कैटेगरीज थी, और मिलियंस ऑफ इमेजेस थी, यहां पर 14 मिलियन इमेजेस थी आपके पास। ठीक है, इतनी मिलियंस ऑफ इमेजेस में 20,000 कैटेगरी लेकर चल रहा है वो, और आपका एलेक्सनेट 85% की टॉप 5 एक्यूरेसी निकाल रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए, इमेजनेट ने एक प्रिडिक्शन दिया, यानी कि आपने कोई इमेज यहां पर इनपुट करी, तो उसने प्रिडिक्शन दिया कि ये इमेज किसकी होगी। ठीक है, लेट अस सपोज उसने, मतलब आपने कार इनपुट करी, उसने प्रिडिक्शन दिया, उसने प्रिडिक्शन दिया बस, ट्रक, कार, बाईसाइकिल, मोटर बाइक। तो टॉप 5 एक्यूरेसी का मतलब यह है कि जो कैटेगरी आपने दी थी, वो कैटेगरी मॉडल ने जो 5 कैटेगरियां प्रिडिक्ट करी हैं, उसमें अवेलेबल है या नहीं, इसको कहते हैं टॉप 5। दैट मीन्स the image which you have given for the prediction, whether it is present in top 5 predictions by your model or not। तो देखिए, कार यहां पर है टॉप 5 में, तो भाई तुम्हारे पास भले 20,000 का डेटा हो, मतलब 20,000 कैटेगरी का डेटा हो, आपने एलेक्सनेट के अंदर कुछ दिया, तो उसने 85% एक्यूरेसी के साथ उसने ये निकाल दिया कि भाई उसने जो दी, टॉप 5 जो दिया उसने, उसमें वो वाला कैटेगरी थी, मौजूद थी। 85% एक्यूरेसी के साथ उसने ये कहा कि हाँ ये है, प्रिडिक्ट कर ली उसने। तो एक होती है एक्यूरेसी, और एक होती है ये टॉप 5 एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक होती है टॉप 1 और एक होती है टॉप 5। टॉप 1 यानी डायरेक्ट आपकी, ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ दिस, एंड टॉप 5 मीन्स कि वो आपकी टॉप 5 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आता, मतलब कार यदि नीचे आता, तो फिर वो टॉप 5 में नहीं आता। लेकिन यहां ये कह रहा है 85% एक्यूरेसी के साथ उसने दिया कि टॉप 5 में मिल रहा है मुझे मेरा ऑब्जेक्ट जो आपने दिया था। तो ये तो भाई अभी बहुत छोटी कहानी थी, एलेक्सनेट 8 के साथ था। उसके बाद आगे कहानी और बढ़ती चली गई। उसके बाद आया VGG 11,
यानी विजुअल ज्योमेट्रिक ग्रुप 11 लेयर के साथ। फिर आया VGG 16, हो सकता है बीच में और भी इंटरमीडिएट हो, 16 लेयर के साथ आया। फिर VGG 19 लेयर के साथ आया। ये जितने भी आर्किटेक्चर बन रहे थे ये सब सिक्वेंशियल थे, यानी एक के बाद एक के बाद एक मैंने लेयर लगा रखी थी CNN की। और CNN मैंने आप लोग को जनरेटिव AI के अंदर बताया है। खैर यहाँ तो ऐसा भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ कि CNN काम कैसे करता है। ठीक है, वो फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है जनरेटिव AI के अंदर, बताइए दो स्टूडेंट्स आर अ पार्ट ऑफ जेन। ठीक है, तो फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है ये। इमेज के ऊपर से आप अपनी जो कर्नल होता है उसको स्ट्राइड करते हो। ठीक है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है वही एक्सट्रैक्टेड होती है। ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स, तो 16 लेयर आपने यहां पर लगाई है। इसमें 12-13 कन्वोल्यूजन की होगी, 2-3 डेंस लेयर होगी। 16 लगाई, 19 लगाई, ये सब लेयर पे लेयर बढ़ती चली जा रही है, फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो आप। उसके बाद आगे और आर्किटेक्चर आए, इंसेप्शन V1, इंसेप्शन V2, V2 V3 V4, और भी रसनेट यानी रेसिडुअल नेट, डेंसनेट। ठीक है, देन एक्सेप्शन यानी इंसेप्शन का एडवांस वर्जन एक्सेप्शन। फिर एफिशिएंट नेट, एफिशिएंट नेट भी B0 से B7 तक। और भाई हुआ ये है कि आप यदि सिक्वेंशियल लेयर लेते हो तो ओवरफिटिंग होती है। तो ये जितने भी आप आर्किटेक्चर देख रहे हो ना आप, ये यहां पर पैरेललाइजेशन इंक्लूड किया गया, पैरेलल कराया आपने कनेक्शन। रेसिडुअल नेट तो बताया नहीं मैंने, रेसिडुअल रेसिडुअल नेट यानी आपने पैरेलल कनेक्शन करा है ना, अलग अलग तरीके से। और लेयर तो बढ़ानी ही थी, आप 19 तक लेकर आ गए उसे VGG 16। उन्होंने बोला यार सिक्वेंशियल में लेयर जोड़ोगे तो ओवरफिटिंग होगी। क्यों? क्योंकि मेरी इमेज पे इमेज खत्म हो जाएगी, फिर फीचर का है कि एक्सट्रैक्ट करोगे तुम, ये लफड़ा। तो उन्होंने पैरेलल अरेंजमेंट करना शुरू करा। ठीक है, और ये इतनी लेयर, और अब आपके पास जैसे मैं बताऊं रसनेट है, तो रसनेट में 52, 101, 152, रसनेट 50 होता है, 50, 101, 152, यानी 152 लेयर तक खींच दिया आपने से। इंसेप्शन 42 लेयर, और भी बढ़ गया। तो लेयर पे लेयर बढ़ रही, 200, 150, 250 जो भी है बढ़ रही है CNN लेयर, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर हो गए। आप तो अब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात कर रहे थे, तो वहां पर YOLO 8, मैंने YOLO 7, YOLO 8, YOLO 9 सब हो गए। ओके, ऑल दीज थिंग्स हैज बीन डन। YOLO 9 प्रोग्रामेबल ग्रेडियंट्स, यस। ठीक है, प्रोग्रामेबल ग्रेडियंट्स जो है, तो टेक्निक आपकी जो बढ़ गई, और उनमें भी ये सब CNN ही है। वहां पर भी लाइव सेशन हो चुका है YOLO 9 पर, 8 पे भी हुआ, 7 पे भी हुआ। ठीक है, तो ये अब आगे बढ़ते चले गए हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और टेक्नोलॉजी तो भाई रैपिड पेस से चल रही है। तो वही तो मुझे कंसर्न था आज, यार ये क्या होने वाला है नेक्स्ट। ओनली कंस्ट्रक्शन ही एक ऐसी फील्ड है जहां पर भैया AI टच नहीं कर पा रहा, वो ईंट से ईंट नहीं जोड़ेगा, वो सीमेंट कंक्रीट नहीं लगाएगा। ठीक है, हाँ कंप्यूटर पे तुम बैठ के जो काम करते हो वो सब निपटा देगा, ये काम नहीं कर पा रहा हो। यहां पर जॉब में खतरा नहीं है, बाकी हर जगह में खतरे। ठीक है, ऑलराइट, अब देखें क्या होगा। तो ये CNN वाली कहानी थी। ओके, तो 2014 में फिर गूगल ये लेनेट आया, मतलब जो है गूगल गूगल नेट जो है ये था। ठीक है, इसी को बाद में उन्होंने इंसेप्शन बोला, और ये अच्छी एक्यूरेसी लेकर चले गए, VGG और ये सब अच्छी एक्यूरेसी मार्क करते चले गए। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था, यहाँ उतनी बातें नहीं लिखी बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे 2019 में एफिशिएंट नेट आया, इसने टॉप 5 क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी 97 अचीव कर ली। अब भाई यदि ये इतने ऑब्जेक्ट्स को उसी समय पर 97% की एक्यूरेसी से पकड़ रहे हैं, तो यार अब क्या 100% लाओगे क्या? 100% जैसी कोई चीज तो होती नहीं मशीन लर्निंग डीप 90 इतनी बोलते हैं अपन, जब इतनी अचीव कर ली बस बहुत हुआ। मैंने समझ रहा है चीजें। ओके, अब आप तो
अच्छा, ये किस पे, बेंचमार्क डेटा पे, इमेज नेट पे। अब आपका अपना डेटा होगा, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, चेस्ट एक्सरे, ठीक है, और जो भी आपकी ये मेडिकल हेल्थ को लेकर चलते हो, जो भी एक्सरे वैक्सरे जो भी होते हैं, ये एमआरआई जो भी लेकर चल रहे हो, तो अपने डेटा पर ट्रेन करो इनको, ट्रांसफर लर्निंग। तो इन ये सारी ट्रांसफर लर्निंग एल्गोरिदम थी, ठीक है। तो अब इनकी कहानी रिसर्च में खत्म कर दी है, ट्रांसफर लर्निंग की भी। बीच में खूब पेपर बने उस टाइम पर। अब क्या करें भाई, अब कंप्यूटर विजन में क्या करें नेक्स्ट, ठीक है। ये आर्किटेक्चर भी मतलब हुए, अब नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। अब वो देख रहे हैं कि चलो इन्हीं में ही अब क्या गड़बड़ हो सकती थी। अब जैसे एलएसटीएम का भी उन्होंने आगे एक्सएलएसटीएम आ गया, ठीक है। अब इन्हीं में ही वो ढूंढो ढकारो, पता करो कि क्या है भाई, कोई कमी तो नहीं रह गई, इनको इम्प्रोवाइज करके कुछ नया बना सकते हैं क्या, क्योंकि एक्यूरेसी तो वैसे ही 97% निकाल रहा है, अब तुम 101 तो जाओगे नहीं, ठीक है। तो अब निकालो कि क्या हो सकता है और, ठीक है। तो ये बात हुई इमेज को लेकर, इमेज क्लासिफिकेशन भाई ऐसे बढ़ते चला गया, ठीक है। अब जैसे कि हम कहें कि मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस जो है छोटे डेटा सेट पर तो ठीक है, ये देखिए जब तक डेटा सेट छोटा है तब तक तो मशीन लर्निंग को धक्का लोगे, लेकिन जैसे डेटा सेट बढ़ेगा, यहाँ पर देखो मशीन लर्निंग यहाँ तक तो ऊपर चल रही थी न्यूरल नेटवर्क से और डीप लर्निंग से, और जैसे ही डेटा सेट का साइज बढ़ा तो मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस पुअर हो गई, न्यूरल नेटवर्क ऊपर हो गया और डीप लर्निंग तो जानी ही है ऊपर, ठीक है। अब आप बोलो कि कोई एलएलएम बना दो मशीन लर्निंग से, तो भाई वो बन रहा है क्या, पॉसिबल ही नहीं। और एलएलएम के नीचे कोई बात करेगा नहीं, ठीक, क्योंकि यही चल रहा है और हर किसी को आता भी नहीं। देखो मैं फिर वो कह रहा हूं, एप्लीकेशन यूज करना मोटिव नहीं है हमारा, उसके पीछे क्या गणित लग रही है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सीखना हमारा मोटिव है, यदि एआई इंजीनियर बनना है तो, क्योंकि इंडस्ट्री में आपसे ये काम करवाएंगे और आपको ये आएगा तो टिक पाओगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब भाई आरटी जैसे हमने बोला ये बनाते थे अपन, ठीक है, ये न्यूरल नेटवर्क बना रहे थे हम, ओके, एक लेयर रखी और उस पर न्यूरॉन रखे, ठीक है, ये रही बातें, ये न्यूरॉन रखे उस पर, ये आर्टिफिशियल है, मतलब बस ठीक है, रियलिटी वाली कोई बात नहीं। आपने डेटा दिया, ठीक है, x1 दिया, x2 दिया, x3 दिया, हर एक न्यूरॉन हर एक दूसरे न्यूरॉन से इंटरकनेक्टेड होता है, ओके, ये काम होता है। यस भवन सर, आज द क्वेश्चन। सर ये जो प्रीवियस प्लॉट था हम्म मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग का, हम्म हाँ सर, ये था, ये वाला प्लॉट। हाँ सर, आप पूछ सकते हो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है तो। ये डेटा और मॉडल के बीच में था, डेटा और जो हम अपना नेटवर्क लेकर चल रहे हैं, चाहे मशीन लर्निंग ले लो चाहे न्यूरल नेटवर्क ले लो, जैसे डेटा बढ़ रहा है आप देख लीजिए, एक्स एक्सिस पर डेटा, जैसे डेटा बढ़ेगा तो मेरा मशीन लर्निंग, मैंने आपसे शुरुआत ही करी डीप लर्निंग के पहले कि इसका ड्रॉबैक है, ये पैटर्न नहीं समझ पाएगा, तभी मैंने, और अभी एक और बात बोल दी, कोई एलएलएम तुम मशीन लर्निंग के मॉडल से नहीं बना सकते, वो तो ऑब्वियसली बात है, खत्म हो गया मामला, अब तो सीधे डीप लर्निंग चलेगी, ओके। तो यही आर्किटेक्चर मैं बना रहा था, ये न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्शन होता है इनका, हर एक न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है दूसरी लेयर के, तो ये डेंस नेटवर्क होता है, ओके। और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। हाँ सर बोलिए। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था हम्म, कि ये जो दो लाइनें इंटरसेप्ट हो रही है, हाँ हाँ जो हाँ हाँ। ये कुछ पॉइंट का है क्या, कुछ डेटा की इतना जीबी इतने लाइंस वगैरह ऐसा कुछ, नहीं सर, ऐसा तो जैसे मेंशन, आपने। नहीं सर ऐसा कोई मेंशन तो हाँ नहीं करा है, लेकिन फिर भी अपने मान के चले, जैसे मैं 10,000 20,000 पे काम करता हूँ, 10,000 20,000, तो सर मैं मशीन हाँ लर्निंग के अंदर आई कैन गेट सम गुड स्कोर, और आया भी है, हुआ भी है कि एमएल तब अच्छा परफॉर्म कर रहा है बजाय डीप लर्निंग के, क्योंकि डीप लर्निंग को चाहिए रहता है डेटा ट्रमेंडस, मतलब हाई हाई कैपेसिटी में। जैसे आपका 1 लाख का डेटा हुआ तो डीप लर्निंग एप्लीकेबल है, अच्छी बात है। इमेजेस ओके का डेटा हुआ, ओके टेक्स्ट का डेटा हुआ,
ओके सो बट ये एनेक्डोटल है, मतलब ऐसा हाँ नंबर्स नहीं डाल हाँ सकते हम नंबर्स नहीं इसमें, डाले सर। एनेक्डोटल है। हाँ हाँ अभी सर ओके। नंबर्स नहीं डाला उन्होंने, एक जगह ये किस पे क्लैश होगा ये नहीं डाला सर, लेकिन इतना जरूर है यदि आपके पास 1 लाख से कम वाला डेटा है, यदि हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, तो सर 10,000 20,000 पर एम एल अच्छा काम कर रहा। ओके सर, तो ये बात हुई। ओके अब जैसे हम LLM का ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, आप भी थे, तो उन्होंने कहा हमने हमने तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा लेकर हमने बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर अपने मॉडल को ट्रेन करा। अब कहानी ये हो चुकी है, ठीक है, तो यही हुआ, यही नेटवर्क लिया उन्होंने, LLM में भी ये लिया, हाँ इसके अलावा भी कुछ और लेयर लिए, एनकोडिंग लेयर, एम्बेडिंग लेयर, ये सब ले लुआ के ये डेंस इनसे जोड़ दिया उन्होंने, न्यूरल नेटवर्क से ट्रेन करा। तो आपका क्या लग रहा है, जीपीटी ओ वो न्यूरल नेटवर्क तो है ही लगा ही वहां पे, ठीक है। और वेट और बायस ही तो पैरामीटर है, वेट और बायस ये तो पैरामीटर है, इन्हीं की तो ट्यूनिंग हो रही है, इन्हीं की ट्रेनिंग हो रही है, यानी इन्हीं का एडजस्टमेंट ही अपन ट्रेनिंग बोलते हैं। ओके, तो वेट क्या, ये वेट क्या होता है और बायस क्या होता है, ये दोनों होते क्या है, ठीक है, और इसी के बारे में कहा गया, समझाया गया कि ये देखिए आप देते हो इनपुट, ये वेट से मल्टीप्लाई होता है और ये बायस ऐड होता है और वाई आता है, सो वी आर हैविंग वाई इक्वल टू WX+B, दैट्स व्हाट वी आर हैविंग, ये हमें मिलता है। ओके अब ये एक्स और वाई भैया लीनियर, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और किस बिहाफ में ये क्वेश्चन ऐसी बन गई, वो बिहाफ तो यही है कि भाई आपके ब्रेन में भी यही होता है, इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है, ठीक है, फीड होती है इंफॉर्मेशन, आपके बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में करते हैं, और वहां पर न्यूक्लियस होता है एक, वहां पर सिंथेसिस होती है, एनर्जी सिंथेसिस होती है, और फिर वो आगे सप्लाई होती है, ठीक है, अगले न्यूरॉन को, ठीक है, तो ये पूरा डेंस नेटवर्क होता है, तो आपस में जो है कनेक्टेड होकर इंफॉर्मेशन आगे टू आगे फॉरवर्ड होती चली जाती है, ये काम होता है। उसी तरीके के एक्सपेक्टेशन न्यूरल नेटवर्क में भी है कि आप ये जो है WX+B करिए आप, ये सिंथेसिस है, आपने एक्स इनपुट दिया ना, तो मैं WX+B करूंगा, ठीक है, ये टास्क करूंगा मैं परफॉर्म, ऑल राइट। तो वेट एक पैरामीटर, बायस एक पैरामीटर, एंड जो है हमारे पास वेट, वेट का मतलब क्या होता है, वेट, अच्छा, वेट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये मैं अपनी तरफ से डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, ठीक है, यहाँ कहीं लिखी हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। और बायस एरर होता है, एरर टर्म होती है, ठीक है, और दोनों ही लर्नेबल पैरामीटर्स है, ये बात तो यहाँ पर ये आपको दिख रही होंगी, दैट वेट एंड द बायस बोथ आर द लर्नेबल पैरामीटर्स, ये देखिए। तो हमसे कोई पूछे ट्रेनिंग किस चीज की होती है, तो वो इन्हीं की होती है, वेट और बायस की, यही लर्नेबल पैरामीटर है, इन्हीं की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। A teaching neural network can randomize the weight and the bias before learning initial begins. As training continues, both parameters are adjusted. दोनों एडजस्ट होते हैं, ठीक है, और आपका ऐसा एडजस्टमेंट करना है मुझे इन दोनों का, ताकि ये सही जवाब दे सके। ओके, सो द टू पैरामीटर डिफर इन द एक्सटेंस ऑफ इन्फ्लुएंस अपॉन द डेटा। बायस का मतलब ये होता है प्रिडिक्शन, हाउ फार द प्रिडिक्शंस आर फ्रॉम द एक्चुअल, तभी मैंने बोला कि बायस का मतलब एरर होता है, ठीक है। बायस इज एन एरर टर्म, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के बीच का अंतर, प्रिडिक्शन और एक्चुअल कितनी डिफरेंस है, ये बायस होता है, ठीक है, हुई बात। एंड एंड लोअर बायस मींस नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा, और हाई बायस का मतलब ये कि यार आपका आउटपुट जो है डेविएटेड है, प्रिडिक्शन और एक्चुअल में अंतर ज्यादा है। और वेट क्या होता है, ऑन द अदर हैंड कैन बी थॉट एज द स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, मतलब एक न्यूरॉन से मेरे को दूसरे न्यूरॉन में कितनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ये वेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाई वेट दोगे तो ज्यादा जाएगी, कम वेट दोगे तो कम इंफॉर्मेशन अगले न्यूरॉन में, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एक्स तो डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो जितना वेट जितना वेट उतना ही एक्स आगे जाएगा। यदि एक्स की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू 10 है, ओके, एंड एंड डब्ल्यू की वैल्यू 0.1 है, तो 1 जाएगा आगे,
और यदि x की वैल्यू 10 है, w की वैल्यू 2 है, तो 20 आगे जाएगा। तो सीधी सी बात है, यही तो और दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड है, तो तभी तो मैंने वेट को स्ट्रेंथ बोला, इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दो न्यूरॉन के बीच में, यानी उतनी इंफॉर्मेशन यहां से वहां चली जाएगी। ठीक है, ये काम होगा। और दोनों ही लर्नेबल पैरामीटर हैं, दोनों को ही मुझे जो है वो एडजस्ट करना है। और आप शुरुआत से मशीन लर्निंग से यही काम करते आ रहे हो, चाहे लीनियर रिग्रेशन पढ़ा हो, वहां भी आपने एडजस्टमेंट मारे थे एम और सी में, चाहे लॉजिस्टिक, हर के कॉस्ट फंक्शन थे, हर एक एल्गोरिथम के कॉस्ट फंक्शन, सब में एडजस्टमेंट मारे हैं आपने। यहाँ ये काम यहाँ यही होता है। ठीक है, तो कहा भाई वेट और ये होते हैं, एंड वेट कंट्रोल द सिग्नल और द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, ये भी बोल रहा था आपसे, क्योंकि डब्ल्यू एक्स होता है, डब्ल्यू इंटू एक्स ये होता है। और बायस विच इज कॉन्स्टेंट, विच आर कॉन्स्टेंट इज द एडिशनल इनपुट टू द नेक्स्ट लेयर विच ऑलवेज बी अ वैल्यू 1 होता है। बायस 1 ही लेते हैं कई बार अपन। ठीक है, क्यों 1 क्यों लेते हैं, बायस की वैल्यू अपन ने 1 क्यों लेते हैं? आप सब पढ़ चुके हो, एमएल में सब हो चुका है, बायस 1 क्यों लोगे भाई? देखो कैसे लेते हैं, इक्वेशन जरा वापस बनाओ, और लीनियर रिग्रेशन में ही करा था ये काम। हमने लिखा था y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2, ये लिखा था अपन ने, बीटा 2 x2 ये लिखा था। तो भाई आप ध्यान रखो, यहाँ बीटा नॉट के साथ कुछ था नहीं, तो मैंने 1 लगाया था, बीटा नॉट 1, 1 इंटू बीटा नॉट, फिर बीटा 1 x1, फिर बीटा 2 x2। और याद करो कि भाई यदि इसको लिखना है तो मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स कैसे बनती है, 1 1 x1 x2, और ये बनेगी बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों मैट्रिक्स को, तभी जाके ये आएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये क्या है, बायस। उन्हें बोल दिया 1 होता है, कांस्टेंट होता है, सब चीजें पता है, पढ़ाई है, करवाई है। ठीक है, नया ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, ये बात हुई। तो अब आपसे कोई पूछे वेट क्या, बायस क्या, लर्नेबल पैरामीटर क्या, यही होते हैं साहब डीप लर्निंग में, और कुछ नहीं होता, इन्हीं का एडजस्टमेंट ही होती है, वही ट्रेनिंग कहलाती है। और मेरा उद्देश्य ये होता है कि इनको ऐसा एडजस्ट कर दूं, ऐसा ट्यून कर दूं कि मेरे को ये प्रिडिक्शन और एक्चुअल में कोई अंतर ही ना रहे। तो आप बोल रहे हो ना कि अब जैसे लोगों को नहीं पता, अरे वो न्यूज पे न्यूज आ रही है, अरे वो तो ओमनी ओमनी है, वो क्या है वो 4O, ठीक है जो भी है। ठीक है, अभी दिवेश बोला था ना, अच्छे नाम है उसका, मैंने भी बोल दिया था। ठीक है, ऑलराइट, पता नहीं अभी कमेंट पे तो लिखा नहीं उसने। ठीक है, तो जो भी है वो यही हुआ है कि प्रिडिक्शन और एक्चुअल के बीच में वो तो वेट इतने एडजस्ट हुए हैं अच्छे से कि उन्होंने आउटपुट सही देना शुरू करा। और बाकी फाइन ट्यूनिंग में तो ओपन एआई माहिर है। ठीक है, कैसे करना है ये जीपीटी का आज तक गूगल वाले तोड़ नहीं निकाल पाए। उन्होंने बार्ड निकाला, लेकिन जो भी हुआ बार्ड का बार्ड ही हो गया वो। ठीक है, वो कभी उसका फाइन ट्यूनिंग में तो एक्सपर्ट है वो ओपन एआई वाले। ऑलराइट, तो ये चीज हुई। ठीक है, फाइन। एंड देन उसके बाद, ठीक है, ये सारा है। फिर देखिए, ओके हटा रहा हूँ मैं इसको। एंड ये क्या है, न्यूरॉन के लिए समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स, ठीक है ठीक है, एसोसिएटेड बायस टर्म ये भी बता दिया मैंने, कुछ उसमें है नहीं। सो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, ये देखिए, न्यूरल नेटवर्क में एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। ओके, आपने अभी ये देखा कि सर आप लेयर जोड़ रहे थे, लेयर से लेयर आप जोड़ रहे थे। ठीक है, और न्यूरॉन के माध्यम से इनको जोड़ा जा रहा था, न्यूरॉन कनेक्ट कर रहे थे। ओके, तो क्या होता है, और आपने कहा कि सर इंफॉर्मेशन आगे जो है वो फ्लो हो रही है, ये फॉरवर्ड नेटवर्क है। ठीक है, ट्रेनिंग आगे की तरफ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। तो जैसा कि मैंने कहा कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इंस्पायर्ड है ये। तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन के अंदर भी जो है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाने के लिए एटलीस्ट देयर शुड बी ए पोटेंशियल। जब तक पोटेंशियल मेंटेन नहीं होगा ना, तब तक वो आगे सप्लाई नहीं करेगा एनर्जी। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन लिए गए हैं। ओके, तो लेयर्स के बीच में वी आर हैविंग एक्टिवेशन फंक्शन एएफ। ओके, तो क्या होता है, आपने
आपने x एज एन इनपुट दिया, ये गया डब्ल्यू एक्स के पास, तो डब्ल्यू एक्स प्लस बी उसने आउटपुट दिया, और ये जो आउटपुट दिया ये गया एक्टिवेशन फंक्शन के पास। एक्टिवेशन फंक्शन जो है फिर इसको आगे जो है वो प्रोसीड करेगा, इसकी वैल्यू आई वाई डैश। और एक्टिवेशन फंक्शन कई प्रकार के होते हैं। तो आपसे कोई पूछे एक्टिवेशन फंक्शन, तो आप बोलोगे सर एक्टिवेशन फंक्शन, दीज आर द नॉन लीनियर फंक्शंस which are used to fire up or excite the neuron so that they can transfer the result to the next neuron। ये करने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फाइन। तो ये देखिए, ये आपका W1 X1 ये सब जो भी है उनका पूरा समीशन जो है आप लोगे, ठीक है, और वो उठा के दोगे एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर। तो ऐसा होता है। ठीक, ये जो न्यूरॉन है, ठीक है, ये मेरा फिर से नेटवर्क बना रहा हूं। ठीक है, आपने लेट अस सपोज X1 और X2 दो इनपुट है, तो इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, ये इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। इनके वेट होंगे W1, W2, W3। ठीक है, तो होगा क्या, और एक बायस दे दो, सब पे एक ही बायस हो दे दो, तो होगा क्या, समीशन ऑफ WI XI प्लस बी, ये आपको मिलेगा Y। और क्या होता था, जब मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा था, एट सेमेस्टर में मेरे को एक सब्जेक्ट था न्यूरल नेटवर्क, और उस समय इतना बिल्कुल भी मुझे शायद खुद को भी पता नहीं था। 7 सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, एक ही सब्जेक्ट था, और उसमें सिर्फ मैंने इतना सीखा था, ह्यूरिस्टिक सर्च, ब्रेड फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, इतना ही सीखा था मैंने। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक वो प्रॉब्लम हुआ करता था कि एक बॉक्स ए यहाँ पर रखा है, तो उसको बी यहाँ पर उसको शिफ्ट करना है, तो रोबोट कैसे करेगा उसको। तो न, तब तब बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी इस बात की, और टीचर तो खैर हो ही नहीं करते थे। और आज भी ये स्थिति, टीचर कहाँ हो पा रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे आपको बिल्कुल भी, टफ कॉल है। और मुझे इस बात की खुशी है, इस बैच के अंदर कई टीचर्स जुड़े। ठीक है, आप इंडस्ट्री पर्सन जुड़े इस बैच के अंदर, और शायद मेरी उम्मीद है उन्होंने इस कोर्स को करके फ़ायदा पाया। ठीक है, ऐसा मैं होप करता हूँ उनको चीज़ें मिली, और वो आगे इसको जो है वो शेयर कर रहे होंगे, करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो हमारे टाइम तो इतना ही पता था मेरे को AI में यही होता है। ठीक है, और न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ इतना पता था, ये चीज़ कि WI XI प्लस बी ये होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, अब स्थिति ये बन गई कि यार अब हमें इसका टीचर ही बनना पड़ रहा, ये स्थिति हो गई। और अब AI के नाम से ब्रांचेस हैं, अलग अलग, हर कॉलेज में AI के नाम से ब्रांचेस हैं। ठीक है, और मैं आज भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वी आर हैविंग ट्रिपल IT कॉलेज हियर, ट्रिपल IT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल IT। और उसमें इन टुडे आर्टिकल दे टोल्ड कि CSE का सीट 120, और हमने साइबर सिक्योरिटी, AI, डेटा साइंस, इसके लिए 60-60 का सीट रखा है। हाँ, और 20 का सीट हमने रखा है मास्टर्स के लिए, मास्टर प्रोग्राम करने के लिए 20 का सीट रखा। बस मेरा उनसे एक ही निवेदन होगा कि भाई इसको इसके साथ, या इसको CSE मत समझ लेना, वरना तुम निपटा दोगे खेल पूरा। और आज आपकी क्लास के पहले एक बैच और जो मैं करा मैंने कंसिडर, उनको भी यही बोला कि कॉलेजेस में यही सीन चल रहा है कि वो AI ना, वो तो CSE की तरह है और उसको ऐसे ही पढ़ाओ। भाई बहुत बड़ी गलती है ये काम करना, सेपरेटली डील करोगे आप इसे, इसको उतना इंपॉर्टेंस दोगे जितना आप CSE को दे रहे थे, वरना अभी आप देख लो क्या खेल चल रहा है मार्केट में। ठीक है, वो CSE करके हमारे पास लिंक्डइन पे बहुत इन्फ्लुएंसर है, एक ही माल बिक रहा है, वो DSA वाला, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये वाले जो है। ठीक है, आप देखते होगे, फोटो देखते होगे। ठीक है, ऐसे भाई लोग हैं जो बोलते हैं कि हम तो माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के आ गए, तुम्हारा कोर्स पकड़ लो DSA वाला, और तुमको हम माइक्रोसॉफ्ट में पहुंचा देंगे। क्यों दिवेश, सही बोल रहा हूँ? ठीक है, ये स्थिति चल रही है। ठीक है, ऑलराइट। तो सब गड़बड़ हिसाब किताब है पूरा के पूरा। ठीक, वही एक्टिवेशन फंक्शन की बात हो रही थी, और हमने आपसे कहा कि मुझे न्यूरॉन से सप्लाई करना है
आगे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करना है, तो भाई मेरे को एक नॉन लीनियर फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। और नॉन लीनियर की ही क्यों आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि भाई मैं लीनियर रिलेशनशिप नहीं चाहता डेटा के अंदर, क्योंकि अब हमारा डेटा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बड़ा डेटा है, तो आप ये तो भूल ही जाओ कि भाई वो लीनियर रिलेशनशिप ही लेकर चल रहा होगा आगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉन लीनियर कोई नॉन लीनियर लोगे तो लीनियर भी पकड़ाई में आ जाएगा, चिंता नहीं है, लेकिन लीनियर लोगे तो नॉन लीनियर पकड़ाई में नहीं आएगा, तुम निपट जाओगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू हैव एन एक्टिवेशन फंक्शन विच इज नॉन लीनियर इन नेचर, ठीक है, विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन। यदि एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाया तो न्यूरल नेटवर्क सिंपल होगा और वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तरह काम करेगा। तो एक्टिवेशन फंक्शन तो लगाना ही पड़ेगा आपको, और वो भी नॉन लीनियर वे में, ताकि भाई मेरा मॉडल सीख सके कॉम्प्लेक्सिटी, पैटर्न समझ सके वो डेटा का, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन को हम ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं, स्क्वैशिंग फंक्शन भी बोलते हैं, नॉन लीनियरिटी को पकड़ता है ये, ठीक है। और जो है हम इसको लगाते हैं इनपुट और बाकी फिर लेयर्स के बीच में, और आउटपुट के पहले आखिरी एक्टिवेशन फंक्शन आपका होगा, इस तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है। और कितने टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं मैंने आपको आगे डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूं आपको, ठीक है, दैट आई एम हैविंग सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। ये पहले फेमस हुआ करता था सिग्मॉइड, पहले न्यूरल नेटवर्क के बीच में सिग्मॉइड ही लगाते थे। सिग्मॉइड हो गया, 10H हो गया, ठीक है, 10H, ठीक है, वो भी ऐसे ही दिखता है, 10H एक्टिवेशन फंक्शन। और सिग्मॉइड हो गया, 10H हो गया, एक शॉर्ट मैक्स, वो भी ऐसे दिखता है। ये सब एक जैसे ही है, बस देखना है इनकी लोकेशन कहां पर है एक्सिस पे, बस इतना ही डिफरेंस होगा, वो आप देख लेना, पता कर लेना, मैं शो भी कर दूंगा, दूसरे नोट्स में है मेरे पास। तो ये लगाते थे पहले बीच में, बाद में फिर रेलू आ गया, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, ठीक है। ऑलराइट, इसके बारे में भी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि यदि नेगेटिव होगा वैल्यू तो जीरो आएगा, और पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो हमसे जो है वो किया गया है, बताया गया है। ऑलराइट, रेलू, फिर लीकी रेलू भी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई तुम जीरो मत मानो इसको, यदि कोई नेगेटिव लिया तो जीरो मत मानो उसको, थोड़ा सा नेगेटिव मान लो, तो लीकी रेलू हो गया। और बाकी यदि कोई वैल्यू जीरो से ऊपर है तो ऑब्वियसली वी आर हैविंग इट एज मोर देन या पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिवेशन फंक्शन। नेक्स्ट है जो आपकी बात, वो ये है ग्रेड एंड डिसेंट वाली। तो भाई ग्रेड एंड डिसेंट तो यहां पर स्टार मार्क करो आप इसे, ग्रेड एंड डिसेंट को स्टार मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ्स है जो लगेगी डीप लर्निंग में जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ग्रेड एंड डिसेंट किस चीज का? यही ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, ये मुझे करना है। किस चीज का? कॉस्ट फंक्शन का। यहां पर कौन सा कॉस्ट फंक्शन है? कम किसको करना चाह रहे हो? लॉस को। लॉस को कैसे कम करना चाह रहे हो? मतलब क्या कहना है, क्या है आपका क्या प्रपोजल है आपका? किस लॉस को कम करने की बात कर रहे हो? मशीन लर्निंग में क्या करते थे आप, और यहां पर क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो भाई बात यह आपसे हमने कहा कि यू हैव टू एडजस्ट द वेट्स, ठीक है। वेट और बायस, यही दो पैरामीटर हैं जो कि एडजस्टेबल है, ये लर्नेबल है, आपको उनको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो भले ही आपने अपना न्यूरल नेटवर्क चलाया, आपने इनपुट दिया, आपको प्रिडिक्शन मिला, वाई पी मिला, जो कि वाई ए से यदि पहली बार चलाओगे तो दूर होगा, यही होंगे एरर। तो मेरे को एरर कम करने का, ठीक है, यानी एरर जो है आपका दैट इज वाई पी माइनस वाई ए, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल, ये है आपका एरर, ये मेरे को कम करने का। तो कम मैं किसके रेस्पेक्ट में करूं भाई? क्वेश्चन उठा, किसके रेस्पेक्ट में कम करूं? तो पहले लीनियर रिग्रेशन में जब पढ़ा था तब किसके रेस्पेक्ट में कम कर रहा था? जितने भी आपने कॉस्ट फंक्शन पढ़े हैं, जितनी एल्गोरिथम पढ़ी है मशीन लर्निंग में, किसके रेस्पेक्ट में कम करने की बात कर रहे थे? ओके, आप बात कर रहे थे जो पैरामीटर उनके रेस्पेक्ट में, यानी आपको एरर कम करना है तो वेट लेना पड़ेगा और बायस लेना पड़ेगा, इनसे ही आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो ये एरर कम होंगे, यानी इन्हीं के अबाउट ही तो कम करना पड़ेंगे, पैरामीटर ही तो मुझे एडजस्ट करने, वेट और बायस ही तो एडजस्ट करना है मुझे, तो इन्हीं के अबाउट करना पड़ेगा मुझे। तो इक्वेशन क्या आएगी? ऐसी इक्वेशन होती है
डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। तो ये होता है लॉस या एरर। इसको मुझे पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ता है डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। ये अल्फा लर्निंग रेट होता है, एल आर। वेट ये पुराना वाला है और ये नया वाला निकलेगा। माइनस इसलिए है क्योंकि आप कर रहे हो ग्रेडियंट डिसेंट, आप नीचे की तरफ जाओगे। ठीक है, दैट मीन्स यू आर हियर, आप यहां पर कहीं हो और आपको जाना है नीचे। ठीक है, क्योंकि नीचे जाओगे तभी जाके लॉसेस मिनिमम होंगे। ठीक, ऊपर जाओगे तो लॉसेस बढ़ेंगे, एरर बढ़ेगी, तो वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नीचे ही आना है, ये लॉस ही कम करना, तो डिसेंट करते हैं अपन। यही ऑप्टिमाइजेशन है। और इसको करने के भी कई एल्गोरिदम्स है, जैसे कि मैंने नाम लिए थे प्रीवियस क्लास के अंदर। उनको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा इस लेक्चर, मतलब इस टॉपिक में, डीप लर्निंग में एक एक करके देखेंगे। ठीक है, हाँ। तो भाई ये ऑप्टिमाइजर की कहानी बोली उन्होंने। और होता ये है, जैसा कि मैं कह रहा था, कि फीड फॉरवर्ड होता है। ये जो न्यूरल नेटवर्क है फीड फॉरवर्ड है। आप इनपुट लेते हो, आगे देते हो, ये चलता रहता है। जैसे ही मेरा आउटपुट आया, मैं एरर निकालूंगा, उसके बाद एडजस्टमेंट होगा वेट और बायस का हर एक लेयर पे। ठीक है, यानी पहले यहां से शुरुआत करते हो। पहले ये जो न्यूरॉन है ना, इसके वेट को एडजस्ट करोगे, इसके वेट और बायस को एडजस्ट करोगे, फिर पीछे वालों को करोगे। अब इसी में मजा आ जाएगा आपको। मैं एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। भाई यही तो काम इतना आसान नहीं है, आप जीपीयू क्यों इस्तेमाल करते हो? किसी ने कभी दिमाग लगाया आपने जीपीयू क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? भाई जीपीयू इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि यही तो गणित है। और आपने वो लामा का जो है वो करा प्रोजेक्ट, उसमें बिट्स एंड बाइट्स भी था। यानी हो क्या रहा था वो, वही जो डेटा है आपका, आपका 32 बिट का डेटा है, या कोई कोई वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको 4 बिट्स में कन्वर्ट कर रहे थे ताकि ऑपरेशन हो जाए मेरे। और फिर आपने वो पीईएफटी क्यों यूज करा था, वो एलओआरए क्यों लगा रहे थे आप, लो रैंक एडेप्टेशन टेक्निक, जो मैंने समझाई, वो इसीलिए कंप्यूटेशन में कम करूं, रिड्यूस करूं, क्योंकि यही तो कंप्यूटेशन हो रहे हैं वहां पर गजब वाले। वेट और बायस को एडजस्ट कर लेना, बिलियन पैरामीटर, बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, दो चार नहीं है। एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क बना दोगे ना, तो उसी में लाखों पैरामीटर आ जाएंगे। तो तुम तो बिलियन की बात कर रहे हो यार, और इतना बड़ा डेटा। और आपने ये भी पढ़ा था कि भाई वो लामा 3 को उसने कितने 25,000 जीपीयू पे ट्रेन करा था। शायद 2-3 दिन लगे थे या 2 हफ्ते लगे थे उनको वो डेटा पे करने के लिए। इतने इतने जीपीयू लगे थे उन्हें। अपने पास तो यार वो केगल का जीपीयू है, और वो भी 30 आवर के लिए देता है भाई वो, सिर्फ। इसके अलावा तो नहीं, तो परचेस करो, मिल जाएगा यदि इतना कोई बड़ा काम कर रहे हो तो। ओके, तो भाई जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं वेट के यहाँ पर, वो कैसे होते हैं मैं ये भी बताऊंगा, जो वो न्यूमेरिकल करूंगा। यहाँ पर बहुत टफ मैथ्स होगी अब फिर, क्योंकि यहाँ पर लगेगा डिफरेंशिएशन, और फिर मुझे कई इधर की उधर इक्वेशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो सिर्फ ये फीड फॉरवर्ड तो बहुत प्यारा लगता है सबको, अरे बहुत अच्छा सर, क्या क्या करना ही क्या है फीड फॉरवर्ड में, y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, यही तो करना है आगे, और इसको उठा के एक्टिवेशन फंक्शन में देना, तो ये तो हम कर लेंगे। फीड फॉरवर्ड आसान है। बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग बोलते हैं उसे। बैक ट्रैकिंग यानी वेट और बायस को एडजस्ट करना, ये टफ पड़ती है। ठीक है, वेट और बायस को एडजस्ट, और यही करना है मुझे। तो हर एक इटीरेशन पर जो आप देखते हो ना, वो कि सर हमने ईपोप चलाया 5, तो पहले तो वो फीड फॉरवर्ड मारता और बैक ट्रैकिंग मारता, फिर अगला ये फर्स्ट ईपो, फिर सेकेंड ईपो, फीड फॉरवर्ड, मतलब ट्रेनिंग हो रही है ना। ट्रेनिंग यानी क्या होता है, ट्रेनिंग होता क्या है, वेट और बायस का एडजस्टमेंट होना, ये ट्रेनिंग होती है। तो फीड फॉरवर्ड बैक ट्रैकिंग, फिर मारी उसने, फिर तीसरा फिर फीड फॉरवर्ड बैक ट्रैकिंग मारी उसने। तो ये वेट एडजस्ट कर रहा था वो हर एक स्टेप पर। ठीक है, ये काम होता है। आप देखते ही हो कि 5 ईपो, 10 ईपो, 15 ईपो, 20 ईपो ऐसे चलाते हो। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि आप बैक प्रोपोगेशन होता है, बैक प्रोपोगेशन यानी बैक ट्रैकिंग होती है, एरर्स को मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट ही, वो जो आपने निकाला ना डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये ग्रेडियंट डिसेंट ही लगती है वहां पे।
ओके ठीक है। तो भाई ये हिडन लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, ये बता दिया मैंने। अ न्यूरल नेटवर्क में हैव जीरो और मोर हिडन लेयर, ऐसा भी हो सकता है। हिडन लेयर एक हो या एक से अधिक हो, एक होगी तो सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क बन जाएगा वो, और ज्यादा होंगी तो वो मल्टी लेयर हो जाएगा। ठीक है, उसको डीप लर्निंग की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और मुझे नॉन लीनियर ही चाहिए, नॉन लीनियरिटी होती वही एक्टिवेशन फंक्शन होगा। ये मेरे एक्टिवेशन फंक्शन है, बता दिया मैंने इनके बारे में। सिग्मॉइड, 10H, रेलू, शॉर्ट मैक्स, ये सब होते हैं। ये देखिए, ये रेलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। ओके, तो यहाँ यदि आपने कोई नेगेटिव वैल्यू दी तो उसका आंसर जीरो, और जैसी पॉजिटिव वैल्यू दी जितनी दी उतनी ही आएगा। ये ऐसा, ये रेलू है, और रेलू फेमस है भाई, पॉपुलर। आप न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो या CNN, यहां पर रेलू लगेगा इंटरमीडिएट में। यदि आप RNN का यूज कर रहे हो तो वहां पर सिग्मॉइड और 10H लगेगा, ये याद रखना। यहां पर रेलू नहीं लगता। रेलू आपका सिंपल जो न्यूरल नेटवर्क आप बनाते हो वहां पर, और CNN इमेज वाले में रेलू लगता है। और LSTM, बाई LSTM, RNN, वहां पर सिग्मॉइड एंड 10H ये लगते हैं। ठीक है, क्योंकि रिकरेंट है, ये रिपीटिंग है, ये टाइम सीरीज, वहां पर ये सब ये लगते हैं, वहां रेलू नहीं लगता, याद रखना, बताऊंगा मैं। ठीक है, और सिग्मॉइड, और सिग्मॉइड तो भाई आपने पढ़ा ही है, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सिग्मॉइड भाई तो वही है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, ये होता है उसका फॉर्म 1/1 + e⁻⁻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 ⁻ऐसे बन रहा है। आप जानते हो प्रोबेबिलिस्टिक है तो 0 से 1 के बीच में आती है वैल्यू। ठीक है, ये 0 से 1 के बीच में, ये सिग्मॉइड है, प्रोबेबिलिटी देता है ये आउटकम की, स्पेशली क्लासिफिकेशन में यूज होता है। आखिरी लेयर पे सिग्मॉइड ठोकना, क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो, बाइनरी वो भी। ठीक है, ये हो गया सिग्मॉइड। 10H एक्टिवेशन फंक्शन ये भी होता है सिमिलर, उसको सिंपली 10H बोलते हैं। 10H को तो खैर यूज कम करते हैं अपन, शॉर्ट मैक्स का करते हैं वैसे। ये -1 से +1 की वैल्यू देता है, ये भी एस शेप का ही होता है। इसका इसका फॉर्मूला ये होता है, e⁻x ये e⁻x - e⁻x e⁻x + ये 10H की वैल्यू होती है, -1 से +1 के बीच में यह रिजल्ट देता है। ये भी ऐसे एस शेप जैसे ही हो रहा है, -1 से +1 के बीच में बना दो भाई, तो सिग्मॉइड बनता है 0 से 1 के बीच में, ये बनता है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, ये लगा दो। एक शॉर्ट मैक्स भी होता है, वही प्रोबेबिलिटी देता है, वो खास है। मल्टी क्लासिफिकेशन में शॉर्ट मैक्स लगता है, सॉफ्ट मैक्स वो लगता है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है, सर कितनी हिडन लेयर ले लें सर, कितने कितने न्यूरॉन ले लें, कितनी हिडन लेयर ले लें सर। कोई कोई लेखा जोखा है क्या, कोई कुछ लिखा रखा है किसी ने कि इतनी लेना है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, कितने ले लें, कितने न्यूरॉन लें, 100, 200, 300, कितने ले लें? तो भाई ऐसा है यार, ये तो आपको रेफरेंस आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि उनपे कितने स्कोर आए थे, कितने न्यूरॉन, कितनी लेयर ली थी, तो वहां से फिर तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि कितनी लेना चाहिए। ठीक है, एट द एक्टिवेशन फंक्शन यूज इन द हिडन लेयर टिपिकली चूजन बेस्ड अपॉन द न्यूरल आर्किटेक्चर एंड भाई ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी कितने क्या न्यूरॉन्स लेना है और कितनी लेयर लेना है इंटरमीडिएट में हिडन। यही खेल है, यही आर्किटेक्चर, क्योंकि डीप लर्निंग में आर्किटेक्चर डेवलपमेंट होता है, तो आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में कितनी लेयरें लेनी है और कितने न्यूरॉन उन पे लेने हैं, यही गेम है। ठीक है, बस मेरा मॉडल ओवर फिटेड और अंडर फिटेड नहीं होना चाहिए, वो ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग ये नहीं छोड़ेगा पीछे, ये तो रहेगा रहेगा, तो बेस है ML का, ये ध्यान देने का। देखेंगे आगे, बात करेंगे कितनी क्या लेयर लेना है, क्या करना है।
पढ़ाया जाएगा आगे। ठीक है, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, let me stop